हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर का सेशन 2। आज वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे जिसके मदद से हम डिसाइड कर पाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अगेन एक बार रिमाइंड करा दूं, चैप्टर करने के लिए हम फॉलो कर रहे हैं मिस्टर सीबी गुप्ता का बुक ऑन कमर्शियल स्टडीज। सो प्लीज आप लोग भी कोशिश करें ये बुक फॉलो करने का, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure means the expenditure the benefit of which is exhausted within the current year। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा बेनिफिट, मतलब जिस ऐसे खर्चे हमने किए हैं जिसका बेनिफिट हम एक साल के अंदर सारा कंज्यूम कर लेंगे। विद इन द करंट ईयर उससे आने वाला बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा। सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग नेचर एंड डज नॉट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट असेट। ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर यानी ये बार बार होगा और इससे ये खर्चा करके हमारे पास कोई परमानेंट असेट नहीं आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एनकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं? ताकि बिजनेस के डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर पाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट ऐड टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग कुछ मार्क कर लीजिए शायद। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता। इसीलिए जो भी स्मार्ट बिजनेसमैन है वो हमेशा कोशिश करता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका अर्निंग कैपेसिटी को दिन पे दिन बढ़ाते जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके हम क्या करते हैं, जो मेरा करंट अर्निंग कैपेसिटी है उसको सिर्फ मेंटेन करने का काम करते हैं। दिस इज ओनली व्हाट वी डू। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म and the effect of which is completely exhausted within the current accounting year are called revenue expenditure। यानी जो भी खर्चा हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए करते हैं, यानी बिजनेस को मैनेज करने के लिए डे टू डे एक्सपेंस करते हैं, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि ये पूरे एक साल के अंदर पूरा ये कंज्यूम हो जाता है, इससे आने वाला बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस तरह के खर्चे शामिल हैं। पहला, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस को दिन पे दिन चलाने के लिए जो भी खर्चे हमें करने पड़ते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। These expenses do not yield any benefit beyond the current year and their effect is short lived। यानी ये जो एक्सपेंसेस है ये बेनिफिट एक साल के बाद नहीं देता। इनसे आने वाला बेनिफिट, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, विद इन 1 ईयर पूरा कंज्यूम हो जाता है और इनका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड, यानी बहुत कम समय तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 3 महीना का भाड़ा दिया एडवांस में, वो मेरे को 3 महीना तक कुछ नहीं बोलेगा। 3 महीना तक मैं आराम से उस रूम पे रह सकता हूं, ऑफिस है तो ऑफिस चला सकता हूं। अगर 3 महीना के बाद मैंने उसे भाड़ा देना बंद कर दिया, क्या होगा? विल ही अलाउ मी टू कंटिन्यू? ऑफ कोर्स नो। यानी क्या हुआ, मैंने 3 महीना का भाड़ा दिया, उस खर्चा को करके जो बेनिफिट आने वाला था वो 3 महीना तक आया। 3 महीना के बाद वो बेनिफिट अब सारा एग्जॉस्ट। मकान मालिक बोलेगा आगे का भाड़ा दो और एल्स गेट लॉस्ट, राइट। यही चीज होगा सैलरीज के साथ, वेजेस के साथ, पावर एंड फ्यूल के साथ, सब कुछ के साथ यही है कि जब तक हम पे करते रहेंगे इनका बेनिफिट मिलते रहेगा। पेमेंट बंद, बेनिफिट बंद। These expenses do not add to the profit earning capacity of the business। इससे बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, expenses incurred for the upkeep of fixed asset। Fixed asset represent capital expenditure
but expenses incurred to keep it in good working conditions such as repairs and maintenance are revenue expenditure. यानी असेट जब हम लोग खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पर असेट को मेंटेन करके रखने का जो काम है, जिसमें हम असेट को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, उसका वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, रिपेयर कराते हैं आए दिन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड to defend the ownership of fixed asset is also revenue expense. Please mark, very important. जब कोई फिक्स्ड असेट किसी कानूनी पेच में फंस जाए और उस फिक्स्ड असेट को डिफेंड करने के लिए, कि कोई मेरे से छीन ना ले, उसको डिफेंड करने के लिए अगर मैं कोई लीगल एक्सपेंसेस कर रहा हूं, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा. नंबर 3, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स एंड गुड. जब भी हम कोई गुड्स या मटेरियल खरीदते हैं तो उसको खरीदने के पीछे इंटेंशन क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल खरीदा है तो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लेंगे, और अगर कोई फिनिश्ड गुड्स खरीदा है तो उसको रीसेल करेंगे. तो ये सब जो खर्चा है ये हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में डालेंगे. और असेट क्या होता है? असेट को जब हम खरीदते हैं तो इंटेंशन प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने का या रीसेल करने का नहीं होता है. इंटेंशन होता है उसे यूज करना और यूज करके उसके जरिए प्रॉफिट कमाना. दैट वाज द इंटेंशन, इसीलिए उसको असेट कहते हैं. क्लियर? नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट. जैसे जैसे हमारा मशीन, हमारा कोई भी असेट पुराना होने लगता है, वैसे वैसे उसका कैपेसिटी ऑफ अर्निंग कैपेसिटी या उसका फाइनेंशियल लाइफ बोलिए लिमिटेड होता है. वो दिन पे दिन उसका वैल्यू कम होते जाता है. ये जो वैल्यू गिरते जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. जैसे हम सब जानते हैं कि आज अगर हम कोई एक बाइक खरीदते हैं, शोरूम से जैसे ही हम निकालते हैं और घर लेके आते हैं, बाइक का दाम ऑलमोस्ट 20% डाउन. जब तक शोरूम में है 100 रुपया का, शोरूम से बाहर निकला 80 रुपया, क्या हुआ? 20 रुपया हाथों हाथ डेप्रिशिएट हो गया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट. नंबर 5, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. अगर फिक्स्ड असेट बेचते समय, मान लो मैंने फिक्स्ड असेट 1 लाख में खरीदा था, 2 साल यूज किया, 2 साल में उसका डेप्रिशिएशन 50,000 हुआ, तो आज भी वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू क्या है मेरे फिक्स्ड असेट का या उस मशीन का? वो है 50,000. जब मैं उसे बेचने गया तो वो बिका 40,000 में. ठीक है, 1 लाख में खरीदा था, 2 साल डेप्रिशिएशन हुआ, 2 साल में डेप्रिशिएट कितना हुआ? 50,000. तो आज भी 50,000 वैल्यू है बुक में मेरे, पर जब बेचने जाता हूं तो क्या देखता हूं कि वो सिर्फ 40,000 में बिका. तो यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट कितना हुआ मेरा? 10,000 रुपया. तो 10,000 जो लॉस हो गया मेरा, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नंबर 6, रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स. जो मेरा एग्जिस्टिंग मशीन है, मान लो बाइक का टायर थोड़ा सा पुराना हो गया, सड़ गया, खराब हो गया, मैंने टायर रिप्लेस कराया ताकि बाइक दोबारा स्मूथली चल सके. तो ये जो रिप्लेसमेंट के वजह से खर्चा आया है, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, यानी असेट को यूज में लाने के बाद मैं कुछ भी इंटरेस्ट दे रहा हूं, चाहे वो कैपिटल पे हो या लोन पे हो. इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यूज में लाने के बाद. यूज में लाने से पहले जो भी खर्चा होगा सब कैपिटलाइज होता है, पर यूज में आने के बाद इस तरह का जो भी खर्चा होगा वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा. इज इट ओके? सो लेट्स कंटिन्यू. रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बहुत सारा ऐसा केसेस आएगा जब खर्चा रेवेन्यू नेचर का है पर हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे. कब होता है ये? चलो हम लोग पढ़ते हैं. द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर बट दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. नंबर 1, रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स. When these are used for manufacturing a fixed asset, these expenses are treated as capital expenditure. यानी जब भी फिक्स्ड असेट को बनाने के लिए, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा काम है सीमेंट बेचना, आई एम अ ट्रेडर ऑफ सीमेंट.
पर अब मेरे को ही अपने प्लेस पे एक ऑफिस बनाना है। तो ऑफिस बनाने के लिए मुझे सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बाहर से थोड़ी खरीदूंगा, अपने यहां से यूज करूंगा। तो वो सीमेंट जो यूज हुआ मेरे ऑफिस बनाने के लिए, दैट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सीमेंट अगर सेल होता तो नॉर्मली दैट सीमेंट इज फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस के लिए जो भी होता है वो रेवेन्यू में जाता है, पर वो सीमेंट यहां पर एक असेट बनाने में यूज हुआ है, इसीलिए सीमेंट के पीछे का जो भी खर्चा होगा वो यहां पर कैपिटलाइज माना जाएगा। नेक्स्ट, कैरेज एंड फ्रेट। नॉर्मली कोई भी गाड़ी भाड़ा जो लगता है वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर मान लो कि हम लोगों ने कोई नया असेट खरीदा, उस असेट को खरीद के अपने दुकान तक या अपने ऑफिस तक या अपने फैक्ट्री तक जो भी बोलो, लाने के पीछे जो भी गाड़ी भाड़ा लगा वो सारा उस असेट के दाम में, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नंबर 3, वेजेस। मान लो कि मेरे यहां पर एक नया एयर कंडीशनर मैंने खरीदा, उसको इंस्टॉल कराना है, फिटिंग कराना है दीवार में। मेरे यहां पर जो वर्कमैन लोग काम करते हैं, मैंने उन्हीं का मदद लेके फिटिंग करवाया। तो उसमें मान लो वर्कर का आधा दिन लग गया, तो उसका जो आधा दिन का सैलरी है, नॉर्मली वर्कर को जो मैं वेजेस देता हूं वो कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। पर अभी जिस वर्कर ने एसी फिट करने में अपना टाइम दिया, उसको मैं जो भी पेमेंट दूंगा वो एसी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ना कि वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आर एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट। नंबर 4, रिपेयर्स। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिपेयर अ सेकेंड हैंड मशीन परचेज्ड बाय द फर्म। हम लोगों ने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, तो वो मशीन अभी तक मैंने यूज में नहीं लिया है, राइट। मैंने क्या समझाया था, जब तक कोई भी असेट हम लोग के यूज में ना आ जाए, यूज में आने से पहले का सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है। तो वही बोल रहा है कि हम लोगों ने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, उसमें कुछ छोटा मोटा गड़बड़ी था, उसको रिपेयर कराया हम लोगों ने। ये जो रिपेयरिंग चार्जेस होगा ये उस मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। Expenses incurred on the formation of a company are treated as capital expenses because their benefit will be available over a long period. Preliminary expenses क्या होता है, ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। ठीक है, हमें अपना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल छपाना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन छपाना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो ये सब खर्चा जो होता है इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये खर्चा जो भी होगा इससे आने वाला बेनिफिट आने वाले बहुत सालों तक आएगा, इसीलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज पेड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली ब्रोकरेज रेवेन्यू होता है, पर अगर फिक्स्ड असेट को खरीदते समय पहली बार यूज करने से पहले अगर कोई ब्रोकरेज दिया जाता है तो वो उस फिक्स्ड असेट के दाम में ऐड हो जाता है। Number 7, legal expenses. Stamp duty and other legal expenses incurred in connection with the acquisition of fixed asset is treated as capital expenditure. हम लोगों ने कोई फिक्स्ड असेट खरीदने का प्लान किया, वो फिक्स्ड असेट के पीछे अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगा, कोई लीगल एक्सपेंसेस लगा, ये सारा उस असेट के दाम में फाइनली ऐड हो जाएगा। Number 8, advertising. Advertising expense incurred for introducing a new product. Please mark इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। खाली अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उस समय जो एडवर्टीजमेंट होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। नॉर्मली जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं पुराने प्रोडक्ट का, जो भी हम पुराने अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंसेस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहां सिर्फ बात हो रहा है कि मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे कुछ एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड कैपिटल व्हेन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिक्स्ड असेट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी फिक्स्ड असेट को कंस्ट्रक्ट करते समय
अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ लोन लिया है बैंक से या कहीं से भी और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जब तक वो फिक्स्ड एसेट पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट होके यूज में ना आ जाए तब तक का इंटरेस्ट उस फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है। सो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस कंडीशन पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे तो अभी तक हल्का फुल्का आइडिया हो ही गया होगा जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, फिर भी उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। The main point of distinction between capital and revenue expenditure are as follows. Number 1, purpose. Capital expenditure is incurred for acquisition or erection of fixed asset to be used in the business. Very important. Capital expenditure जब हम करते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है कोई ऐसा असेट खरीदना जिसको हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें। On the other hand, revenue expenditure is incurred for the day-to-day conduct of business. जबकि revenue expenditure हम क्यों incur करते हैं? ताकि हम day-to-day business activity को conduct कर पाए। Number 2, earning capacity. Capital expenditure increases the earning capacity of the business, whereas revenue expenditure does not increase the earning capacity. जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे हमारा अर्निंग का कैपेसिटी बढ़ जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से सिर्फ सेम अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन कर पाते हैं, उसको बढ़ा नहीं पाते। नंबर 3, पीरियड ऑफ बेनिफिट. द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर, बट द बेनिफिट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स ओनली टू द करंट ईयर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर से आने वाला बेनिफिट सिर्फ 1 ईयर तक शामिल नहीं होता है या 1 ईयर तक सीमित नहीं है, उससे आने वाला बेनिफिट 1 ईयर के बाद भी आते रहेगा। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट आता है वो 1 साल के अंदर सारा कंज्यूम हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट. ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन एज एन एक्सपेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अकाउंट्स में कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे असेट को जनरेट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारा असेट बढ़ता है या फिर लायबिलिटी घटता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन एज एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कहां एंट्री करते हैं? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नंबर 5, नेचर. Capital expenditure is of a non-recurring nature, whereas because such expenditure is not incurred every day. कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं क्योंकि रोज रोज हम ये खर्चा नहीं करते। आज अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो 4-5 साल अब थोड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, वो 4-5 साल का छुट्टी खत्म हो गया। आज अगर हम लोगों ने कोई एक बाइक खरीदा या कोई एक गाड़ी खरीदा तो अब हो गया ना, रोज रोज थोड़ी गाड़ी खरीदने जाते हैं, हर महीना थोड़ी गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो ये नॉन रेकरिंग है। वेयरएज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग नेचर का है। आपने सैलरी इस महीना दिया तो अगले महीना भी देना है, उसके बाद वाले महीना भी देना है, रेंट दिया तो हर महीना देना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हर महीना देना है। दीज आर रिकरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन असेट. असेट पे इसका क्या असर पड़ता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिफर्ड। डिफर्ड मतलब ऐसा खर्चा जिसे हम पोस्टपोन करना चाहते हैं, डिफर्ड करना चाहते हैं, उससे आने वाला बेनिफिट आज के आज कंज्यूम नहीं हो जाएगा, इट विल बी डिफर्ड। Deferred revenue expenditure refers to the revenue expenses, the benefit of which extends beyond the current accounting year. हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं जिसके आने वाला बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाए।
पर कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस इतना ज्यादा होता है कि उससे आने वाला बेनिफिट एक साल के अंदर कंज्यूम नहीं होता है, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द करंट ईयर ऑल्सो। उस सिचुएशन पे हम उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। However, such expenditure does not result in the acquisition of permanent asset। यानी उसका बेनिफिट एक साल में कंज्यूम भी नहीं होने वाला है और ना ही उसको खर्चा करके हमारे पास कोई परमानेंट असेट आने वाला है। दोनों ही चीज नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, heavy advertising expenditure is incurred to introduce a new product in the market। अब यहां बोल रहा है कि अगर एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमने कोई हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, राइट। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, कि वो होता है रेवेन्यू पर ट्रीट करते हैं उसको कैपिटल के जैसा, वही बात हो रहा है। The benefit of such expenditure is enjoyed by the business over a number of years। तो उससे आने वाला बेनिफिट, उस खर्चा से enjoyed by the business उसको enjoy करेगा over a number of years। Therefore, such expenditure should be properly spread over several years। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस खर्चे को हम several years तक स्प्रेड करें, उसके बेनिफिट को स्प्रेड कर दें several years तक। A portion of this expenditure is debited to profit and loss account in the current year and the remaining portion is shown as an asset in the balance sheet। यानी इसका कुछ एक्सपेंडिचर, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। हम लोगों ने 1,00,000 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिए और अब हमें लग रहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट में 1,00,000 खर्चा किए हैं, इसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक आएगा। तो इसका बेनिफिट कब तक आएगा? आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स तक। तो अब हम क्या करेंगे, 5 लाख का 1/5, सॉरी हम लोगों ने कितना खर्चा किया, 1 लाख, 5 लाख नहीं, 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपीज, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर मान लेंगे। बाकी 80,000 हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन इज शोन इन द असेट एज एन असेट इन द बैलेंस शीट। तो रिमेनिंग पोर्शन यानी जो 80,000 रिमेनिंग पोर्शन है वो असेट बोल के बैलेंस शीट में दिखेगा। दिस अमाउंट इज चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर ईयर। और फिर वो 80,000 20-20 हजार करके नेक्स्ट 4 इयर्स तक एक्सपेंडिचर करके हम लोग पीएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्लियर? The main examples of deferred revenue expenditure are as follows। तो deferred revenue expenses के कुछ important examples हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, this is very important। Number 1, heavy advertising expense, जिसका हम लोगों ने example लिया। इसके अलावा और 3 हैं, जैसे heavy repairs, कोई बहुत बड़ा रिपेयर कराया हमने मशीन में या अपने बिल्डिंग में या ऐसा कुछ। Number 3, expenses incurred to remove the business to more convenient place। बिजनेस को एक लोकेशन से हटा के दूसरे लोकेशन पे हमने शिफ्ट किया, उसके लिए जो खर्चा हुआ, अगेन इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट, रिसर्च एक्सपेंसेस, अगर हम कोई अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए कुछ रिसर्च का काम कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। अब यहां पर देखो बहुत सारा इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, मैं इलस्ट्रेशन 1 समझाता हूं और रेस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन आप खुद सॉल्यूशन को थोड़ा गो थ्रू करना और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 में करा देता हूं। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। नंबर 1, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 स्पेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब देखिए एकदम साफ साफ लिखा है कि 5,000 जो खर्चा किया कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो हम लोग क्या सीखे थे, कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्चा है दैट नीड्स टू बी कैपिटलाइज, राइट। तो वही बात हो रहा है, सोल्यूशन में आ जाओ। ₹5,000 स्पेंट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट वॉज पेड टू अक्वायर अ राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने का परमिशन लेने के लिए, उसका हक मांगने के लिए ये खर्चा हुआ था, तो ये कैपिटल है। नंबर 2, अ सम ऑफ ₹5,000 स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन।
ठीक है, अब यहां पर देखिए नॉर्मली क्या होता है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू, पर यहां कीवर्ड क्या है कि सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन, कि मैंने सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन खरीदा, उसका ओवरहॉलिंग में करा रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एज इट वाज स्पेंट टू मेक अ कैपिटल असेट फिट फॉर यूज, क्योंकि जब तक मैंने उसको यूज नहीं किया है, उसको फिट टू यूज में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। नंबर 3, ₹300 पेड एज वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन, हम लोग को ऑलरेडी पता है नए मशीन को इरेक्ट करने के लिए जो भी खर्चा होगा इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 4, रिपेयर्स कॉस्टिंग ₹600 कैरिड आउट ऑन अ बॉयलर, हमारा बॉयलर में कुछ नुकसान हो, कुछ खराबी आ गया था, उसको रिपेयर कराया 600 रुपया खर्चा करके, तो ये जो खर्चा होगा ये हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि इससे ना कोई हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, ना कोई परमानेंट एसेट हम खरीद रहे हैं। नंबर 5, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹4000 पेड फॉर मैनेजर्स कार, मैनेजर के कार के लिए हम लोगों ने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ऑब्वियसली ये रिकरिंग नेचर का है, हर साल आप इंश्योरेंस प्रीमियम दोगे, तो ये क्या हो गया, हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नंबर 6, हट्स बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 टू हाउस द वर्कर्स engaged टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री में हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अब जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तो उसको बनाने वाले जितने वर्कर्स हैं वो लोग यहीं पर रहेंगे, तो उनके रहने के लिए हम लोगों ने एक टेम्पोररी हट बनाया, तो ये टेम्पोररी हट का जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री बिल्डिंग के दाम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए ही वो हट बनाया गया था, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट वाज इनकर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ परमानेंट असेट दैट इज फैक्ट्री बिल्डिंग। क्लियर, तो इसी तरह से हमें बाकी इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करना है, आप गो थ्रू करोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करूंगा, इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊंगा तो वी विल डिस्कस रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स।